हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज है दिसंबर 3, जो कि हम वर्ल्ड डे ऑफ हैंडीकैप्ड के रूप में मनाते हैं। आज को हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारे निजी अधिकार के बारे में हमें हक दिलाता है। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जब हमारा निजी अधिकार के बारे में हनन होता है, तो अब हम क्या करना चाहिए, हमें कैसे अपने जो फ्रीडम है उसे कैसे जाहिर करना चाहिए, जो कि कोर्ट के थ्रू हो सकता है। अगर हमारा कुछ अधिकार जो भारत के संविधान द्वारा हमें मिलता है, उसे हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, जो कि फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 के अंदर आता है, जो कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये सब जो है हमारा रिलीजियस फ्रीडम, ये सब हमारा फंडामेंटल राइट्स के अंडर आता है। जब हमारा फंडामेंटल राइट्स अधिकार, अपना खुद का अधिकार जब छीना जाता है, मतलब कि छीनता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो कि इन हमारा जब फंडामेंटल राइट हनन होता है, इसे हम बोलते हैं रीट्स। इसको अगर जो बोलते हैं हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेश कर सकते हैं रीट्स के थ्रू। तो एक्चुअली रीट्स का शब्द आया कहां से है? हमारा ज्यादातर जो संविधान के आर्टिकल हैं और बहुत बहुत कुछ जो आर्टिकल हैं, जो कि हमारा इंग्लिश लॉ से लिया गया है। तो ब्रिटिश का लॉ में ये एक था कि वो लोग मानते थे कि प्रोरोगेटिव रिट्स, उनके यहाँ पे प्रोरोगेटिव रिट्स चलता था। लेकिन हम यहाँ पे जो हमारा जब फंडामेंटल राइट्स हनन होता है, तो हम रिट्स के लिए आवेदन करते हैं। कहाँ पे आवेदन करते हैं? डायरेक्ट हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में, नो लोअर कोर्ट। हम लोअर कोर्ट में जाके आवेदन नहीं कर सकते। रिट सिर्फ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में ही ये होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल है 32, ये हमें हक देता है, अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स हनन हो तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाके हम अपना रिट फाइल कर सकते हैं। और जो है कि हमारा स्टेट लेवल में, जो कि हाई कोर्ट में जो है आर्टिकल 226 के तहत हम रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में। आखिर में ये रिट है क्या? ये ऐसा रिट कैसे बना, इसका बैकग्राउंड के बारे में अगर हम देखेंगे, रिट 1950 से पहले, सिर्फ 1950 जनवरी 26 के बाद हमारा जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया बना, जब संविधान लागू हुआ, उसी दिन के बाद ये रिट्स का प्रचलन चल रहा है कि रिट्स ये है। लेकिन 1950 से पहले क्या था ये रिट्स 1950 से पहले सिर्फ 3 कोर्ट रिट इशू कर पाते थे, जो कि हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता, हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे, हाई कोर्ट ऑफ मद्रास। ये तीनों के पास पावर था कि वो रिट इशू कर सके। अगर हमारा फंडामेंटल राइट्स हनन होता है, तो ये 3 ही कोर्ट जो है कि हम यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। लेकिन 1950 जनवरी 26 के बाद, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनने के बाद, ये रिट्स जो बोलते हैं कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में हम अप्लाई कर सकते हैं। ये था जो बोलते हैं कि इसका बैकग्राउंड। तो रिट्स एक्चुअली है क्या? जब हमारे ब्रिटिश में जब ये रिट्स बना था, तो राइट एंड लिबर्टी ऑफ द ब्रिटिश पीपल, जो ब्रिटिश के लोग थे, उनके लिबर्टी एंड राइट्स के लिए ये रिट का कानून इंग्लिश लॉ में पास हुआ था उस वक्त। हमारे भारत में जो भारत के संविधान है, रिट्स, जो कि हम फंडामेंटल राइट्स होने पे रिट्स आवेदन करते हैं, तो ये रिट्स का कैटेगरी क्या है ये हम देखते हैं। एक्चुअली ये रिट्स का कैटेगरी 5 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला हैबियस कॉर्पस, दूसरा मैंडेमस, तीसरा प्रोहिबिशन, चौथा सेरिशोरारी, पांचवा हमारा क्यू वारंटो। इन सब के बारे में हम पूरा डिटेल से डिस्कशन करके देखेंगे। जब हम इसके बारे में देखेंगे, तो रिट्स के बारे में भी थोड़ा जान देते हैं कि रिट्स हम कहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, इसका टेरिटोरियल क्या है, इसका पावर क्या है, इसके बारे में। जब हमारा फंडामेंटल राइट्स हनन होता है, तो देखते हैं कि कोई एक ग्राउंड का इंसान, मतलब कि कोई विलेज लेवल में, वो डायरेक्ट जाएगा तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट तक जा सकता है, तो हर वक्त तो वो सुप्रीम कोर्ट में आवेदन नहीं कर सकता। तो इसीलिए रिट्स का दायरा रखा गया कि जो हाई कोर्ट है अपने टेरिटोरियल में, वहां पे भी उसका पावर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रिट्स ओनली द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये सिर्फ पावर है कि जो अगर फंडामेंटल राइट्स हमारा हनन होता है, तो ये रिट्स इशू कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट के पास ये भी पावर है, बोथ फंडामेंटल राइट्स एंड अदर पर्पज
में जो आता है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल पब्लिक अफेयर्स हो, इन सबके मैटर रिव्यू ये जो बोलते हैं कि इन्वॉल्व हो सकता है। तो हाई कोर्ट के पावर, रिट्स का जो जुरिडिक्शन है फंडामेंटल, रिट जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट इज ऑर्डिनरी लीगल राइट्स इन द रेस्पेक्ट टू द नैरोअर देन दैट द हाई कोर्ट। मतलब कि हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए ये रीट का है, लेकिन हाई कोर्ट के पास इससे ज्यादा अदर पर्पज में भी वो इन्वॉल्व हो सकता है, तो इसमें हाई कोर्ट का पावर ज्यादा हो जाता है। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट, ये जो हमारा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन के बारे में जब बात आता है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का पावर ज्यादा हो जाता है हाई कोर्ट से। कैसे? सुप्रीम कोर्ट कैन इशू रीट अगेंस्ट द पर्सन और गवर्नमेंट थ्रो आउट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या है, टेरिटोरियल में कोई भी इंसान के ऊपर, जैसे कि विजय माल्या केस में ये सुप्रीम कोर्ट ये कर सकता है अगर फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है, इसके अंदर टेरिटोरियल के बाहर, मतलब कि कंट्री के बाहर भी ये रीट जारी कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट कैन इशू रीट्स अगेंस्ट ए पर्सन रिसाइडिंग और अगेंस्ट ए गवर्नमेंट अथॉरिटी लोकेटेड विद इन द टेरिटोरियल, उसके जुरिडिक्शन, हाई कोर्ट के जो जुरिडिक्शन में आता है उसके तहत ये रीट फाइल, ये हमारा रीट फाइल हो सकता है, उसके ज्यादा हो नहीं सकता। हाँ, हो सकता है or outside would the territorial jurisdiction only if the causes of action arises within its territorial jurisdiction। मतलब कि कुछ कॉज ऑफ एक्शन है उसके तहत हाई कोर्ट भी अलग जगह पे कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट का टेरिटोरियल जो जुरिडिक्शन है इसका जो वो लिमिटेड है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन से भी अदर कंट्री में भी जाकर ये कर सकता है। लेकिन टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में अगर बोला जाए तो सुप्रीम कोर्ट का पावर ज्यादा आ जाता है हाई कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट फॉर द पर्पज ऑफ द इशूइंग रिट्स इज वाइडर देन दैट ऑफ द हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट से ज्यादा आता है। तो जब हम बात करते हैं इसके तहत, तो और एक है रिमेडी। रिमेडी क्या है? रिमेडी अंडर आर्टिकल 32 इज इन द इटसेल्फ ऑफ द फंडामेंटल राइट, सुप्रीम कोर्ट मे नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट जुरिडिक्शन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट कोई किसी को मना नहीं कर सकता, अगर रिट जुरिडिक्शन उसके सुप्रीम कोर्ट के दायरे पे आ जाता है तो जो बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता, जो कि हाई कोर्ट के पास ये आर्टिकल 226 के तहत पूरा पावर है। हाई कोर्ट में रिफ्यूज द एक्सरसाइज टू द रिट जुरिडिक्शन, ये मना कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ये मना करने का अधिकार नहीं है क्योंकि ये हायर है। सुप्रीम कोर्ट इज इशूड द कॉन्स्टिट्यूटेड एज द डिफेंडर एट द गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट। इसके हिसाब से अगर हम पूरा टोटल में ओवरव्यू में देखेंगे तो ये एक सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है फंडामेंटल राइट्स का एक रक्षक है, तो इसमें जो बोलते हैं कोई चेंजेस नहीं हो सकता। और फंडामेंटल राइट्स का जब बात आता है तब हमारे दिमाग में और एक चीज भी, केशवानंद भारती केस के बारे में भी हम सुनते होंगे, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट्स के ऊपर ही था, जो कि हमारा हनन नहीं हो सकता और जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है, उसके बारे में हम कभी डिस्कशन करेंगे। तो आज पूरा जो बोलते हैं रिट का यही रहा, रिट का टेरिटोरियल जुरिडिक्शन हाई कोर्ट के पास एंड सुप्रीम कोर्ट के पास कितना पावर है, इन सब के ऊपर उसका एरिया क्या है, इसके ऊपर देख लिए। जब हम रिट को, मैंने जैसे बोला कि रिट को 5 टाइप्स में बोला गया है, 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सेरिटोरी, क्यू वारंट। तो इसका मतलब अगर हम बात करेंगे हैबियस कॉर्पस, जो कि आज के डेट में आप अर्नब गोस्वामी के सुन रहे होंगे, ये हैबियस कॉर्पस में पूरा आता है। हैबियस कॉर्पस एक्चुअली है क्या? हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी ऑफ, हैबियस कॉर्पस का पूरा टर्म डिस्क्राइब किया गया है, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब द रीट of habeas corpus can be against both public authority as well as the private individual। private individual और public authority इनके खिलाफ हो सकता है habeas corpus can be against read of other than the hand not issued। मतलब कि कोई भी इंसान का अगर पर्सनल पब्लिक के ऊपर कोई दबाव डाल रहा है तो उसके ऊपर अगर देखा जाए पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर दबाव डाल रहा है, तो इसके अंदर कोई भी इंसान का अगर फंडामेंटल राइट्स अगर हनन हो रहा है, जैसे कि कोई आम इंसान के ऊपर ये फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो ये डायरेक्ट जो बोलते हैं हैबियस कॉर्पस के तहत ये जाके रीट आवेदन कर सकता है, एक तो है हाई कोर्ट, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर इसके तहत ये रीट फाइल कर सकता है, तो कौन कौन से एरिया में हैबियस कॉर्पस में लागू नहीं हो सकता? एक है डिटेंशन इज लॉफुल। डिटेंशन इज लॉफुल का मतलब क्या है कि कोई लॉफुल एक्टिविटी के साथ किसे जो बोलते हैं डिटेन किया गया है, तो उसमें उसका फंडामेंटल राइट्स वायलेट नहीं हुआ। अगर समझा जाए कोई भी एक इंसान है, उसको लॉ के तहत, उसे जो हमारा जो रूल एंड प्रोसीजर है लॉ के तहत, उसे जो बोलते हैं कि डिटेन किया जाता है, तो वो अगर बोले कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन है, इसके तहत ये रीट फाइल नहीं कर सकता, पहला। दूसरा है प्रोसीडिंग फॉर द कॉन्टेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कोर्ट, जो कि आज के डेट में हम सुनते होंगे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, लेजिस्लेचर, इनके तहत भी कोई लेजिस्लेचर में किसी को बोल दिया गया और हाई कोर्ट में ये बोल दिया, तो इसके तहत भी ये रीट
फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स का हनन होने के बाद भी इसके तहत वो हैबियस कॉर्पस फाइल नहीं कर सकता। ये इसके ये तीसरा पॉइंट है, डिटेंशन इज बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा अगर कुछ ये काम कार्य में अगर मिस्टेक हुआ है किसी से, तो जो बोलते हैं कि वो अगर बोलेगा ये भी मेरा फंडामेंटल राइट्स है, इसके तहत भी ये नहीं कर सकता रीट फाइल। और एक है कि हमारा डिटेंशन इज आउटसाइड देन द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अगर आउटसाइड में कुछ हो रहा है, द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट के जुरिडिक्शन के बाहर, डिटेंशन इज आउटसाइड, डिटेंशन अगर आउटसाइड में है, द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट के बाहर अगर ये डिटेंशन हो रहा है, तो इसके तहत भी रीट फाइल नहीं कर सकते। तो ये हैबियस कॉर्पस रीट हम फाइल नहीं कर सकता कोई। तो ये है हैबियस कॉर्पस के बारे में। मैंडामस क्या है? मैंडामस एक ऐसा है कि कमांड, कि हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, ये कमांड दे सकता है। क्या कमांड देगा? इट इज कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू पब्लिक ऑफिशियल। मतलब कि कोई आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, कोई जो बोलते हैं पब्लिक सर्विस अथॉरिटी में है, पब्लिक सर्वेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी लेवल का हो, तो इसके तहत सिर्फ मांडामस अप्लाई हो सकता है। पब्लिक सेक्टर मतलब कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इनको जो बोलते हैं कि मांडामस के तहत ये आ जाएंगे। उनका अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल कैसे, सपोज पकड़ लीजिए कोई एक आईएएस आईपीएस है, तो जो वो किसी भी आम इंसान के फंडामेंटल राइट्स को हनन कर रहा है, मतलब कि उसका जो बोलते हैं राइट्स के लिए वो मना कर रहा है, ये लेट होगा, ये होगा, ऐसे होगा, इसके तहत, तो इसके तहत भी ये रीट फाइल कर सकता है, जो कि हम मांडामस बोलते हैं। सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल, नॉट द प्राइवेट। अगर कोई प्राइवेट कंपनी में कर रहा है और बोलेगा कि मेरा अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट है, ये नहीं हो सकता। कौन कौन से दायरे में नहीं हो सकता मांडामस फाइल? सिर्फ पब्लिक ऑफिशियल क्षेत्र में होगा, जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है। लेकिन बाकी सेक्टर में पब्लिक ऑफिशियल मतलब यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स कंपनी भी आ जाते हैं, जो कि हम जानते हैं महारत्न, मिनीरत्न और नवरत्न के कंपनी के नाम से। तो ये रहा मांडामस। मांडामस में देखेंगे कि क्या क्या इसका जो बोलते हैं कि अंडर नहीं आता। पहला है अगेंस्ट और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। मतलब कि कोई प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रहा है और जो कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है, अगर वो वहां पे बोल रहा है कि मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहे हैं, वहां पे वो रीट फाइल नहीं होगा, क्योंकि उसका अथॉरिटी है वहां पे। दूसरा है टू एनफोर्स डिपार्टमेंट द इंस्ट्रक्शन डज नॉट द प्रोसेस टू द स्टैट्यूटरी फोर्स। स्टैट्यूटरी फोर्स के ऊपर जो कोई नहीं, मतलब कि समझ लीजिए गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर कुछ करते हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स हनन होता है, तो वहां पे मांडामस लागू होगा, प्राइवेट ऑफिशियल में नहीं होगा। ये है। अगर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, मतलब कि किसी कंपनी के साथ किसी का कॉन्ट्रैक्ट है कि 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में भी अगर उसका अगर बीच में कुछ हो रहा है, तो वहां पे वो नहीं बोल सकता कि ये मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन है। तो इसके तहत भी वो मांडामस, जो रीट का जो एक भाग है मांडामस है, वो फाइल नहीं कर सकता। तो ये आता है मांडामस के दायरे। और भी कुछ है, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नर्स, इनके ऊपर भी हमारा रीट फाइल नहीं किया जा सकता, जो कि मांडामस है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट के जस्टिस, इनके ऊपर भी ये लागू नहीं होता रीट जुरिडिक्शन। तो प्रोहिबिशन, एक्चुअली प्रोहिबिशन है क्या? प्रोहिबिशन के बारे में जब हम सुनते हैं, टू प्रोहिबिट, प्रोहिबिट क्या है? हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम द एक्सीडिंग फॉर द जुरिडिक्शन। जो हायर कोर्ट है टू ए लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल, जो ट्रिब्यूनल जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, प्रिवेंट द लेटर फ्रॉम द एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, मतलब कि उसके जुरिडिक्शन के बाहर में अगर होता है, तो ये हो सकता है कि प्रोहिबिशन। लेटर फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स जुरिडिक्शन, मतलब कि एक्सीड कर सकता है, मतलब कि कुछ कुछ सिचुएशन में ही प्रोहिबिशन होता है। जैसे कि प्रोहिबिशन क्या है? प्रोहिबिशन कैन बी इशूड ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। मतलब कि ये पब्लिक ऑफिशियल के लिए नहीं है, मांडामस में पब्लिक ऑफिशियल के लिए था, पब्लिक सर्वेंट के लिए था। लेकिन प्रोहिबिशन जो है, ये है कि हमारा जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के लिए है। और कौन कौन के ऊपर लागू नहीं होगा प्रोहिबिशन? एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, जो आईएएस आईपीएस है, इनके ऊपर नहीं होगा। लेजिस्लेटिव बॉडी, जो कि हमारे एमएलए एमपी हैं, इसके ऊपर नहीं होगा। तीसरा है प्राइवेट इंडिविजुअल बॉडी, जो कि प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट इंडिविजुअल, इनके ऊपर प्रोहिबिशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा? हाईकोर्ट एंड हमारा जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, इनके ऊपर ही प्रोहिबिशन होगा। लेकिन जो मांडामस था, वो पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए था, जो कि पब्लिक सर्वेंट थे। ये था तीसरा। चौथा क्या है हमारा? सेरिटोररी। सेरिटोररी क्या है? टू बी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड का मतलब ये है कि हायर कोर्ट टू ए लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल आइदर टू ट्रांसफर केस ऑफ पेंडिंग। मतलब कि कोई अगर नीचे, अगर ऊपर के कोर्ट में या नीचे के कोर्ट में अगर कुछ केस पेंडिंग है, तो ये सेरिटोररी के तहत वो बोलेगा कि नहीं, ये मेरा फंडामेंटल राइट, मैं कुछ फाइल कर दिया हूँ, उसका जो बोलते हैं ये हो रहा है, मेरा फंडामेंटल राइट्स हनन हो रहा है। तो ये सेरिटोररी जो रीट है, उसके तहत ये लागू होता है कि ये
मेरा मेरा कुछ ये काम है जो कि पेंडिंग है, इसके तहत ये लागू होता है। तो ये किसके दायरे में आता है? एक जो बोलते हैं कि 1991 में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था कि इट कैन बी इशूड इवन द अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी अफेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल। अगर कोई भी इंडिविजुअल का राइट्स अगर उन्होंने, क्योंकि फाइल अगर कोई करेगा, कोई कंप्लेन करेगा या कुछ लेवल में कि हम मेरा काम ये पेंडिंग है, तो वो तो इंडिविजुअल लेवल में करेगा ना। तो इसके लेवल में भी 1991 में एक जजमेंट आया, उसमें बोला गया कि कोई इंडिविजुअल भी ये फाइल कर सकता है। लाइक prohibition territory is also not available against the legislative body private individual। ये टेरिटोरी भी देखिए लेजिस्लेटिव बॉडी के ऊपर लागू नहीं होगा। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कि जो एमएलए एमपी के ये हैं, यहाँ पे लागू नहीं होगा। और दूसरा है प्राइवेट इंडिविजुअल, जो कि प्राइवेट कंपनी सब हैं, इनके ऊपर भी जो ये लागू नहीं होगा। ये है कि हमारा टोटल अगर देखा जाए। और एक है सेरिटोरी ऑफ द writ of certiorari could be issued any against judicial and quasi judicial authority। could be issued मतलब कि ये इशूड किया जा सकता है कि जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के ऊपर, लेकिन ये लागू नहीं होगा हमारा लेजिस्लेटिव के साथ और जो है प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी। तो ये रहा हमारा सेरिटोरी। फिर आता है पांचवा जो आखिरी है रिट का, क्यू वारंटो। क्यू वारंटो क्या है? इसके नाम से जैसे पता चलता है बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट के ऊपर ये है क्यू वारंटो। ये टर्म यूज होता है हमारे रिट के जुरिडिक्शन में। तो ये क्या होगा? issued by court to inquiry to and legality to claim a person to the public office। सपोज एक समझने की कोशिश करते, कोई भी पब्लिक ऑफिस में किसी को अनऑथेंटिफाइड, मतलब कि उसे अगर अनऑथेंटिफाइड मिला है, कुछ भी पोस्ट मिला है, तो इसके तहत कोई बोलेगा कि नहीं मेरा ये फंडामेंटल राइट्स अनन है, मेरा जो बोलते हैं एलिजिबिलिटी इतना है फिर भी मुझे ये नौकरी नहीं मिल रहा है, और जो बोलते हैं इसका एलिजिबिलिटी इतना कम है उसे मिल गया है, तो इसके तहत क्यू वारंटो वो जो बोलते हैं कि रिट फाइल कर सकता है। ये है। और एक पॉइंट है प्रिवेंट्स इलीगल अनसिप्शन ऑफ द पब्लिक ऑफिस बाय ए पर्सन। मतलब कि योग्यता के आधार पे अगर बोला जाए, अगर वो उसका एलिजिबिलिटी है, उसका क्राइटेरिया है, उसके तहत अगर ये आ रहा है, तो ये मतलब कि ये एक फंडामेंटल राइट्स अगर किसी इंसान का हनन हो रहा है, ये भी एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल कर सकता है। और एक बात है, रिट कैन बी इशूड ओनली इन केस ऑफ द substantive public office of a permanent character created by statutory of the constitution। जो कि भारत के संविधान के द्वारा बनाया गया जो बॉडी है, इनमें ही ये चीज होगा। अगर कोई बोलेगा कि गवर्नमेंट ऑफिस में, बोल सकता है कि गवर्नमेंट ऑफिस में जाके बोलेगा कि इसका एलिजिबल इतना नहीं था, फिर भी उसे ये मिला गया। ये जो बोलते हैं कि उसका फंडामेंटल राइट्स का हनन है, तो ये क्यू वारंटो रिट फाइल कर सकता है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट ऑफिस में बोलेगा कि नहीं इसे जो बोलते हैं ये मिलना है, इसके तहत ये नहीं होगा। और एक चीज है इसमें, कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ द मिनिस्टरियल ऑफिस एंड प्राइवेट ऑफिस। मतलब कि मिनिस्टर अपने मर्जी से जो बोलते हैं किसी को रख सकता है, तो वहां पे भी मिनिस्टरियल ऑफिस में, जो मिनिस्टरियल ऑफिस में वहां पे और प्राइवेट ऑफिस में क्यू वारंटो जो है हमारा रिट, ये लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट्स वो उनका अधिकार है कि जो बोलते हैं हमें किसके साथ ये करना है। तो ये है टोटल हमारा फंडामेंटल राइट्स, जो हनन होने के बाद हम रिट फाइल करते हैं, उसका जो 5 प्रावधान है उसका पूरा डिटेल्स है। ये टोटल वीडियो है। थैंक यू।